मित्रों, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें जनरल स्टडीज का इतना पोर्शन कवर हो जाता है कि स्टेट सर्विस में भी काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन हर एक स्टेट सर्विस का अपना एक मिजाज होता है, उस हिसाब से क्या थोड़ा अलग से तैयार करना है, क्या ध्यान रखना है, उनके पेपर्स का ट्रेंड एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम जो बस अब कुछ दिनों में आने वाली है, उसमें ज्योग्राफी के प्रश्नों का क्या रुख रहा, क्या तैयार करना है, सुदर्शन सर आप हमें बताएं। जी सर। तो सबसे पहले मैं लर्नर्स को ये कहूंगा कि यदि आप कोई भी तैयारी कर रहे होते हैं तो उसको अच्छे से कर लो, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा कि यदि आपने यूपीएससी की भी ठीक से यदि पढ़ रहे थे तो स्टेट पीसीएस में बहुत डायरेक्ट सवाल हमें उसी कंटेंट से मिल रहे होते हैं। सबसे पहले मैं एक बेसिक एनालिसिस करूंगा कि 2023 और 2022 में जो क्वेश्चन आए थे उसमें एक एनालिसिस कि भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी से लगभग 6 सवाल आ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का आप यदि मैपिंग वगैरह अच्छा स्ट्रांग है तो काफी क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाते हैं। मिनरल्स वगैरह इकोनॉमिक ज्योग्राफी से काफी अच्छा ट्रेंड है। फिर उसमें भी यदि थोड़ा सा हम जाएं तो जियोमॉर्फोलॉजी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम पे फिर मैप वगैरह भी उसका क्लासिफिकेशन और कर दिया है मैंने, क्लाइमेटोलॉजी। मतलब एक बात तो सीख लो कि पढ़ना तो तुमको सभी पड़ेगा। जब पढ़ना ही है तो एक बार ठीक से डिटेल में पढ़ लो, और ठीक से डिटेल में आप यूपीएससी की जब तैयारी कर रहे होते हैं और यदि सही ढंग से सही जगह से अच्छे से पढ़ोगे तो सारी चीजें, अब यहाँ पर बहुत सारे लर्नर्स ने सारी चीजें कवर करी हुई हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन भी वगैरह बताऊंगा मैं आगे आपको। अब जैसे नेशनल पार्क वगैरह हम पढ़ते रहते हैं, लोकेशन मैप की कितने सारे, मतलब यदि इंडियन ज्योग्राफी का जो मैं बता रहा था कि उसमें यदि मैपिंग ठीक हो गई तो आप पूरा आप खुद ही देख लो कि सबसे ज्यादा मैप से ही क्वेश्चन दिखेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि करीब करीब 60% इंडियन ज्योग्राफी को हम इंडियन मतलब मैप से ही खत्म कर सकते हैं, और वो ठीक हो गया तो तुम्हारा सॉइल वगैरह के चैप्टर, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें समझ में आने लगी। जियोमॉर्फोलॉजी ये सब कॉन्सेप्चुअली है। इसके बाद रिसोर्सेज वगैरह को लेकर कि मिनरल्स कहाँ पर हैं, क्या है, पेट्रोलियम, ये भी सब मैप से ही होता है। मतलब लोकेशन वाइज यदि आप धीरे धीरे कवर करोगे कि अभी जैसे गोल्ड वगैरह को यदि हम लोग देखें तो उसकी यदि मार्किंग करेंगे बिहार वगैरह में तो अपने को जल्दी से चीजें, तो इस चीज का आपकी पढ़ाई भी थोड़ी इस दिशा में होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताता हूँ कि द थ्योरी दैट स्टेट दैट पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, मतलब ये हमारी अर्थ है उसके पीसेस, टुकड़े, ठीक है। अब वो कह रहा है स्लो मोशन में चल रहे हैं। अब स्लो मोशन मतलब बहुत धीमी गति में, तो धीमी गति में यदि कोई चीज चल रही तो हमारे लिए जो टुकड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स कहते हैं। और प्लेट का अब चलना मतलब मूवमेंट, तो वो प्लेट मूवमेंट हो गया। स्लो मोशन इसलिए क्योंकि अंदर का मैग्मा बहुत धीरे ही मूव कर रहा है, तेज हेलीकॉप्टर तो बना नहीं है। तो अब आगे कह रहा है वो कि इसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहेंगे क्या। अब देखो यहाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हमें लगता है कि हो सकता है, लेकिन वो पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट कह रहा है। अर्थ क्रस्ट में ओशन भी आते हैं, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में ओशन की कभी बात ही नहीं की गई। थ्योरी ऑफ पेंजिया मतलब ये इसी के बारे में बोल दिया, गंगाधर है और शक्तिमान है, दोनों एक ही बात हो गई। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स यही एक्चुअल में आंसर है, और उसके बाद में द थ्योरी ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, ये कंफ्यूज कर दिया। टेक्टोनिक का मतलब ही होता है मोशन, मूवमेंट, तो आप बाउंड्री बाउंड्री की तो बात ही ना करेंगे। अब ये चीजें आप ऐसे हवाबाजी में नहीं पढ़ सकते, आपको प्रॉपर अर्थ क्रस्ट, अर्थ का इंटीरियर, एस्थेनोस्फियर, मैग्मा का मूवमेंट, कन्वेक्शनल करंट, सारी थ्योरीज अच्छे से पता होनी चाहिए, तब जाके बनता है सर ये। तो मेरे हिसाब से एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तुम अपने साथ पैरेलली ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी देखते रहा करो। जैसे सर ने कोई एक टॉपिक पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, तो उसको जब देख लिया कि स्टेट में कैसे आते हैं तो उससे काफी कुछ हेल्प मिल जाएगी। और सर ये तो ऐसे प्रश्न है कि जो ऊपर ऊपर से पढ़ के गया तो प्लेट टेक्टोनिक्स और प्लेट बाउंड्री उसको सब हो गया। सेम ही लगे। हाँ। आप ये समझ रहे हैं कि अगर 100-500 रुपए की कोई जनरल नॉलेज की किताब परीक्षा के 1 महीने पहले खरीद लेंगे और स्टेट सर्विस क्लियर हो जाएगा, तो वो जमाना बहुत साल पहले चला गया है। आजकल ऐसे ऐसे पैरेलल, मैं तो उत्तर प्रदेश का भी पेपर देख रहा था, पेशवा साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के ऐसे प्रश्न है जो हम यूपीएससी में उम्मीद करते हैं। सो डू नॉट टेक द स्टेट सर्विस एग्जाम कैजुअली, इसमें भी दमखम आप लगाइए, और यूपीएससी की तैयारी इसमें आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो एक बार ढंग से अगर हम लोग ये जनरल स्टडीज, सीसेट सब कुछ पढ़ लें, इट हेल्प्स अ लॉट। तो आने वाली प्रीलिम्स जो 2025 की होगी करीब 6 महीने में, उसके लिए अनअकैडमी का ये पूरा कोर्स, लाइव क्लासेस सब कुछ 17,999 में आपको अवेलेबल है। और इसके अंदर आपको जीएस के सारे लेक्चर, लाइव लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ, उसके भी लाइव लेक्चर्स टॉप टीचर से। इसमें सब हो जाएगा। ये इंडियन ईयर बुक की समरी, 20 ईयर सॉल्व, पीवाईक्यूज, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा भी मित्रों, जो लोग 2026 या 27 की तैयारी करें तो उनके लिए भी द प्लान्स आर स्टार्टिंग 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है, सो 32,000 42,000 के आसपास उसकी रेंज में चलते हैं, तो फ़ायदा उठाइए। और इसके अलावा बिहार स्टेट सर्विस में ज्योग्राफी के ऐसे क्या क्या प्रश्नों का ट्रेंड रहा, उसमें यूपीएससी की तैयारी कैसे मदद करती है, कौन सी किताबों से, सोर्स मैपिंग के साथ सर आपको बताएंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। लेट्स क्रैक इट। जी। तो अब इस क्वेश्चन से हमने ये सीख लिया कि भाई पढ़ते हैं जब तो चीज़ें जो है थोड़ी सी डिटेल में पढ़ें तो इस तरह के क्वेश्चंस की समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो आपको टॉपिक मिस नहीं करने, एक चेकलिस्ट भी दे दूंगा
मैंने जो PYQs ऑब्जर्व किए हैं आप उसके हिसाब से एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चंस को कुछ जरा ऑब्जर्व तो करते हैं अपन। देखो ऐसे क्वेश्चन जो था यूपीएससी में भी पूछा गया है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल की वजह से स्पीशीज में किस तरह के फिनोमेना वगैरह में बदलाव आता है। अब ये क्वेश्चन को देखो कि लोग कहते हैं मैपिंग, भाई मैप बहुत जरूरी है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, चाहे करंट के ले लो आप, चाहे बिल्कुल जो टिपिकल मैपिंग के क्वेश्चन है विक्टोरिया लेक वगैरह वाला। अब जैसे कह रहा है लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। अब यहां गड़बड़ी हो गई ना थर्ड की, क्योंकि पहले तो आपका चलो सुपीरियर आ जाता है और उसके बाद में फिर दूसरे में, तो अपने आप में इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। या आप जब नॉर्मली एरिया वाइज देखते हो तो सबसे बढ़िया बताता हूं मैं आपको इसको तरीका, कैस्पियन हो गया, कैस्पियन के बाद में एरिया वाइज यदि हम लोग देखें तो दूसरा अपना सुपीरियर हो जाता है, फिर तीसरा विक्टोरिया हो जाता है। पर क्योंकि कैस्पियन अपना क्या हो गया, सलाइन हो गया, तो फिर ये तीसरे नंबर पे कैसे आ गया, तो ये सेकंड भी इसको माना जाता है। इट इज वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, ये तो भी सही है। कंट्रीज में तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या, यूकेटी बस है, युगांडा, केन्या, तंजानिया ही है, ये एक्स्ट्रा जुड़ गया। और लेक विक्टोरिया से शुरू होता है, तो पहला तीसरा यहाँ पर थोड़ा सा, अब देखो इसमें भी क्या फ्लो में चले गए, ये क्या लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है। अब मतलब ये शुद्ध रूप से यूपीएससी के पैटर्न की तरफ भी है, एक दो और आपको मैं दिखाऊंगा आगे। तो अब आप खुद देखो, इस क्वेश्चन को देख के हमें हमारी मतलब चलो जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने तो अपनी तैयारी कर ली होगी, इस क्वेश्चन को देख के मैं बताना चाहता हूं कि आप पैटर्न को पहचानो कि मुझे पढ़ाई किस लेवल की करनी है। मतलब मैं जब मैपिंग करूंगा तो सिर्फ लेक को खत्म नहीं करना है, ये लेक उसको देखना है कहाँ से जा रहा है, किधर से जा रहा है, क्या बॉर्डर है इसकी, ये सारी बातों को हमें ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन हमें सिखा रहे होते हैं। कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अब ये देखो, ये इनने क्वेश्चन पूछा लेकिन वो कि कौन सा ड्राई हो रहा है। अब ये ट्रूली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, फैगवाइन वगैरह के बारे में जो है बात कर रहे थे कि ये सूख रहा था। अब ये क्वेश्चन इतना, अब देखो, अब हीट वेव हम लोग कितना सुनते हैं न्यूज़पेपर में। अब हीट वेव जब भी कोई भी न्यूज़पेपर में आता है कि अब गर्मी का समय आ गया, हीट वेव आ गई, तो हीट वेव जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें पहला इंप्रेशन है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, बट एक्चुअल में न्यूज़पेपर आप ठीक से पढ़ोगे तो हीट वेव के क्राइटेरिया होते हैं। देखो क्या है, जैसलमेर में रहने वाला व्यक्ति, जो राजस्थान में एक व्यक्ति रह रहा है मान लो, और कोई हिमालय में रह रहा है, और कोई कोस्टल एरिया में रह रहा है, और कोई मैदानों में रह रहा है, तो चारों के लिए गर्मी को सहना अलग अलग क्षमता है। जो राजस्थान में लोग गर्मी सह पा रहे हैं, हो सकता है हिमालय के रीजन वाले नहीं सह पाए, या वहां के लोग जो ठंड, तो सबके टेम्परेचर की अडेप्टेबिलिटी अलग अलग है। तो हीट वेव के नाम पे आप हर जगह एक टेम्परेचर पे नहीं चल सकते। तो इस क्वेश्चन में देखो क्राइटेरिया के बारे में क्वेश्चन था ये, कि मैदानों के क्षेत्रों में, ठीक है, मैदानों के क्षेत्र जो मैदानी इलाके होते हैं वहां पर हीट वेव तभी बोलोगे जब 30 डिग्री से ज्यादा तापमान होगा। अच्छा, फिर अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हिली एरियाज होते हैं वहां यदि 40 से ज्यादा हो गया तो वहां पे हम हीट वेव बोलेंगे। अरे भाई, हिली एरियाज में तो वैसे ही जो है ठंडापन रहता है, लोगों को ठंडे की आदत है, अब वहां थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट वेव हो जाएगी। तो हिल्स के लिए जबकि 30 डिग्री है और प्लेन्स के लिए 40 डिग्री है, यहाँ उल्टा दे दिया इन्होंने क्राइटेरिया। मतलब कि प्लेन एरिया पे 40 से ज्यादा तो हीट वेव घोषित हो रही है, और हिल्स पे अब यहाँ उल्टा कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो मेरा मतलब यहाँ पर कहने का है कि आप जो भी लर्नर्स नेक्स्ट ईयर भी तैयारी कर रहे हैं कुछ भी, तो आप ऐसा नहीं, मतलब आज से 4-5 साल आप मेरे से पहले पूछते तो मैं कह देता कि हाँ स्टेट पीसीएस आप अलग से तैयारी करके अपना दे दो। क्वेश्चन जिस लेवल के आ रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि तुम्हें ठीक से अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। तो जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसी टॉपिक को थोड़े फैक्चुअल से पढ़कर, मतलब जब आपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अच्छे टीचर से पढ़ लिया आपने, सब चीजें कॉन्सेप्चुअली हर चीज देख ली, फिर थोड़ा फैक्ट्स वगैरह पढ़ के आप इस तरह के एग्जाम में तैयार हो सकते हो। यदि आप सिर्फ बीपीएससी की तैयारी या कोई स्टेट पीसीएस के आज टाइम पे तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगा आपको एक स्टेप ऊपर आना चाहिए और यूपीएससी स्टेट जो पूरा सिलेबस है उस लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जो जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, मतलब आप बहुत कठिन है, मतलब इस तरह के आंसर्स को सही देना। ये अभी दिख भी रहा होगा आसान, एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं ना तो उस प्रेशर के साथ ये कई बार क्लिक ही नहीं कर रही होती चीजें। सो मैं आपको कहूंगा कि एक बार ठीक से आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। अब जैसे लोकल टाइम ऑफ थिम्फू 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, हमें मालूम है ये अर्थ है, यहाँ बीच में बिल्कुल जीएमटी होता है हमारा 0 डिग्री, और ये मान लो 90 डिग्री का पूछ रहा है, 90 डिग्री ईस्ट का टाइम पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 12 बज रहे हैं दोपहर के, यहाँ पे बताओ टाइम कितना है। तो हमें मालूम है कि इधर ईस्ट में हम क्या करते हैं, टाइम को ऐड करते हैं। जब भी कोई ट्रेवल करते हैं हम ईस्ट में हमें टाइम ऐड करना होता है, और हर 15 डिग्री पे 1 घंटा ऐड करते हैं हम लोग, है ना। तो अब कितने डिग्री हो गए, वो 90 डिग्री हो गए। तो
लगभग 15 में 1 घंटे, तो 90 तक आ जाते, तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे से 6 घंटे हो जाएंगे। मतलब 15 लॉन्गिट्यूड काउंट करते आओगे तो 90 तक आने में आपको 6 घंटे लग जाएंगे। तो यदि यहाँ 12 बज रहे हैं तो इधर क्या बज रहा होगा, प्लस कर रहे हो आप, तो दोपहर के 12 बजा रहा है वो, तो नून बोल रहा है, तो इधर प्लस करूंगा तो 12 में 6 जोड़ोगे तो शाम के 6 बज रहे होंगे। अब ये चीज क्वेश्चन सॉल्व डायरेक्ट, अब ये टॉपिक जिसे नहीं आता वो क्लास 6 की एनसीईआरटी मेरी देख सकता है, उसको समझ में आ जाएगा। आप सर्च करें क्लास 6 एनसीईआरटी बाय सुदर्शन गुर्जर, आपको समझ आ जाएगा। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन कुछ एकदम क्लास 6 स्तर के भी आ रहे हैं, तो कुछ बहुत ही डिटेल में आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप आसान वाले साइड को तो देखो ही मत, वो सॉल्व हो जाएंगे। दूसरे उन क्वेश्चंस को देखो जहां से अपने को एज मिलेगी एग्जाम में। तो आप जो भी पढ़ो, अब आपको याद रखना है कि थोड़ा यूपीएससी स्तर से पढ़ें, आप उस लेवल से पढ़ें, उन शिक्षकों से थोड़ा सा आप पढ़ें, ताकि चीजें उतना ही आपका ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है बन पाए। फिर देखो कुछ क्वेश्चन आप देखो कि वेयर डज द एल नीनो करंट, स्टार्टिंग में हमने देखा था एल नीनो करंट, लानीना, ये सब चीजें कहां है, पैसिफिक ओशन में। अब ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, ये बिल्कुल ईजी है ना। जब आप पूरे स्तर पे पढ़ रहे होते हो तो ये आपके लिए आसान काम हो गया। तो इस चीज को जो है थोड़ा ध्यान रखें। अब नहीं तो आप इस लेवल के आप जब क्वेश्चन कर रहे होते हो तो फिर तो क्वेश्चन आया ही है एल नीनो लानीना से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। आखिर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे टॉपिक जो मस्ट वॉच है, जिसे आपको देखना ही देखना है, तो उस चीज को भी अपन देखेंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रोपोस्फियर। अब जो क्षोभ मंडल है हमारा, उसके स्तर से वो पूछ रहा है कि कौन सा सही है। पहला कह रहा है इट इज द टॉप मोस्ट लेयर। अब टॉप मोस्ट नहीं है भाई, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल सबसे लोअर मोस्ट, निचले स्तर की है। पहला ये गलत हो गया। टेम्परेचर एट दिस लेयर इंक्रीज विद द हाइट, जितना ऊंचाई पे जाता हूं टेम्परेचर बढ़ता है, ये गलत है। नॉर्मल लैप्स रेट हमने कई बार पढ़ा है, जितना हम ऊपर जाते हैं, जितनी हाइट पे जाते हैं, तो टेम्परेचर कम नहीं होता, मतलब बढ़ने की बजाय कम होता है। इसका प्रूफ देखो, कोई भी माउंटेन की हाइट पे जाओ आप तो आपको टेम्परेचर ऊपर कम देखने को मिलता है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, टेम्परेचर एट दिस लेयर डिक्रीजेस विद हाइट होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है वो इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। तो अब यहां पर जो है नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो उससे थोड़ा सा आपको ज्यादा ही देखने को मिल सकता है। जी सर। तो अब यहां पर हम लोग जो है ऑब्जर्वेशन यदि हम करें तो अब वो कह रहा है मोर देन वन ऑफ द अबव, तो ट्रू की बात कर रहा है, तो 2 से ज्यादा तो कोई सही दिख नहीं रहा है हमें, इनमें से बोले एक भी सही नहीं है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि भाई ये लगभग तो कहीं हमें 13 भी लिख जाता है, कहीं 14 भी लिख जाता है, तो लगभग हमारे लिए ये सही है। तो देखो क्या कह रहा है वो, ट्रू अबाउट द ट्रोपोस्फियर, क्या सही है। तो भाई ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। एवरेज हाइट 13-14 के आसपास वेरी कर रही होती है। एक्चुअल में यदि देखें, मैं बात कर रहा हूं तो इक्वेटर पे 18, पोल पे 8, तो इसके बीच का लगभग हमें निकालना होता है। तो 13 के आसपास चल, बोला मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज्यादा सही है तो वो तो नहीं है भैया। नन ऑफ द अबव, एक भी सही नहीं है तो ऐसा नहीं है, ये लगभग 13 को हम सही मान रहे हैं। तो ये औसत ऊंचाई। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना, मैं बता रहा हूं, तुम सोचो कि कोई बुक उठा लूं जीके वाली फैक्चुअल और लगा लूं, नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपने पिछले 30-40 क्वेश्चन लगाए होंगे कभी एटमॉस्फेयर के नाम पे, तो ये कन्वर्ट हो रहा है। मतलब बड़ी मेहनत का फल है ये सवाल, ठीक है। अब ये देखो, ये इस तरह के यूपीएससी में कई बार की रेडियो वेव्स किससे है, ये आयनोस्फीयर से है, ये इसका सीक्वेंस पूछ लिया कि तुम पहले ट्रोपोस्फियर देखोगे, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर आएगा, फिर आयनोस्फियर। तो ये देखो, ये वाला लगभग सही की तरफ जा रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन मतलब टॉपिक वही है। अब ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन हम लोगों ने करा था प्लेट टेक्टोनिक वगैरह वाला। जी सर। तो सदर्न कॉन्टिनेंटल ब्रोकन फ्रॉम पेंजिया इज कॉल्ड एज, तो लोरेशिया, गोंडवाना लैंड, ये तो अब पता है अपने को कि पेंजिया जो है, सदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन फ्रॉम पेंजिया, पेंजिया से जो साउथ वाला हिस्सा टूटा था वो क्या था, गोंडवाना लैंड। भारत इसी का ही तो हिस्सा था ना। जी हाँ, ऊपर वाला लोरेशिया हुआ करता था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको स्तर समझ में आ जाए डायरेक्ट कि क्वेश्चन की स्थिति। अब जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें, कक्षा 11वीं के एनसीईआरटी से हो जाएगा, बट बात है ना कि आपको थ्योरी पूरी समझ आई कि नहीं, कि भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, ये सारी चीजें अपने को पता होना चाहिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है। मतलब मुझे अभी भी याद है जब मैं स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे थे, आप देख तो लो एक बार सिचुएशन कहाँ जा रही है, कि मतलब अर्थ क्रस्ट का पीसेस होना, मतलब दैट इज प्लेट, उसी का ही मतलब हो गया प्लेट, और फिर वो स्लो मोशन में मूव कर रहा है। तो ये देखो स्लो मूवमेंट में, तो थ्योरी मतलब बड़े सिमिलर क्लोज पॉइंट्स थे यहाँ पे। मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की इसमें, नहीं तो मसाला बहुत गड़बड़ है। तो जो ट्रेंड है, ट्रेंड में तुम भूलना मत यार
कि ट्रेंड के नाम पे इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी से मतलब लिथोस्फीयर से 3 क्वेश्चन पूछे हैं रिसेंटली, मैप से 5 आ गए, क्लाइमेटोलॉजी से 3 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, लोकेशन मैपिंग 8-10 क्वेश्चन है। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ये इसमें स्टेट पीसीएस बहुत ज़्यादा काम का था। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। तो रिसोर्सेज से कुछ क्वेश्चंस थे, तो आप लोग थोड़ा सा अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैसे भी इन क्वेश्चन से काफ़ी लर्निंग हालांकि मिल रही है। देखो अब आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट सिचुएटेड, अब आर्कटिक और अंटार्कटिका सिचुएटेड कहाँ है भाई? नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, अमेजोन पे कहाँ जाओगे तुम? मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ऊपर आर्कटिक है और नीचे अंटार्कटिक है। 2022 का रिसेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। ये कह सकता हूँ कि ये नॉर्मली हम स्टेट पीसीएस का लेवल आज से 4-5 साल पहले इस तरह का ही था, ऐसे सीधे सवाल आ रहे हैं मान लो। बट अब जो है मैंने आपको क्या कुछ क्वेश्चन दिखाए जिसमें बहुत डेप्थ की कहानी चाहिए सर, तो उस चीज़ के लिए हमें सर तैयार होना पड़ेगा। अब जैसे दूसरा नंबर पूछ ले कि भाई गंडक का दूसरा नंबर क्या है, तो नारायणी त्रिशूली वगैरह पढ़ते हैं हम लोग गंगा रिवर सिस्टम में, तो ये डायरेक्ट सीधा सवाल है फैक्चुअल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जिसने इंडिया को बहुत जाना है, बहुत अच्छे से पहचाना है, नेशनल पार्क्स के पूरे प्रॉपर डिटेल से मैप से क्वेश्चन कह रहे हैं, तो देखो ना क्या कह रहा है वो, दिस इज द कीवर्ड हियर, मरीन बायोडाइवर्सिटी, जलीय जहां होना चाहिए। अब नंदा देवी पे जल कहाँ लेने जाओगे तुम, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये नीलगिरी में कहाँ मरीन इकोसिस्टम आएगा। अब थोड़ी देर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं सुंदरबन में, लेकिन आगे पढ़ो थोड़ा सा, आइलैंड भी है, एस्चुरीज भी है, उधर तो डेल्टा ही डेल्टा हो रखा है। फिर उसके बाद में सी ग्रासेस, कोरल रीफ, सी ग्रास है तभी वहां पर हमें जो है सी काऊ मिलती है, डुगोंग। तो ये धीरे धीरे गल्फ ऑफ मन्नार की तरफ आंसर हमारा चला जाएगा। तो ये लर्निंग है, मतलब आप 1-1.5 साल जब तैयारी कर रहे होते हो, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, ये सब चीजें पढ़ रहे होते हो। अच्छा, नेशनल पार्क्स के क्वेश्चन कुछ इस तरह से थोड़े से बदलाव होते हुए दिख रहे हैं, इधर इस स्थिति पे भी जा रहे हैं वो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको मतलब यहाँ पर बताना चाह रहा था। अब देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी यदि आप रीड कर रहे हैं तो आप क्लाइमेट वाला चैप्टर ओपन करना, प्री मानसून शॉवर, मानसून के पहले वाली जो बारिश, एक टेबल बना हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में कि केरला और कर्नाटका में कौन सी बारिश होती है, तो मैंगो शॉवर। तो ये अपने आप में एक तरह से डायरेक्ट सवाल भी तुम्हें कुछ दिख जाएंगे एग्जैक्टली। और ये जैसे स्टेट ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है कि भाई गोल्ड सबसे ज्यादा कहाँ है, तो बोले जमुई रीजन में, तो ये आपके स्टेट वाले जो न्यूज में जो आते हैं वो चीज आ गई। तो मेरा मतलब है कि यदि आप मुझसे पूछोगे कि टॉपिक्स हमें स्टेट पीसीएस के लिए कोई मिस न करने वाली चीजें, तो देखो 2 बात है कि जो बच्चे लर्नर ऐसे हैं जो न्यू हैं एकदम, उनको तो मैं कहूंगा कि अब तुम्हारा समय आ गया है कि आप पढ़ना बंद करेंगे स्टेट ओरिएंटेड के नाम से कि मैं तो स्टेट का ओरिएंटेशन आपको पढ़ना होगा सर प्रॉपर डिटेल में। आप ऐसे शिक्षकों से पढ़ो जो यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, मैं तो सबसे बढ़िया काम बताऊं, क्योंकि आपको पूरी चीजें समझ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है इसका, यूपीएससी का, और ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी सब्जेक्ट, एटलीस्ट ज्योग्राफी का तो मैं तुम्हें कहूँ तो। और जो टॉपिक जो मिस नहीं करना है, लिथोस्फीयर से तुम्हें क्वेश्चन आना ही आना है मान के चलो, और यहां से कॉन्सेप्ट पूछेगा वो। इसमें भी टॉपिक मुझसे पूछोगे तो प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्लेट टेक्टोनिक डायरेक्ट टॉपिक मत पढ़ो, उसके पहले कैसे आया प्लेट टेक्टोनिक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से आया, कन्वेक्शनल करंट से आया, फिर प्लेट टेक्टोनिक पे जाओ, है ना। रॉक वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, ये 2 टॉपिक बहुत ज्यादा काम के इसमें। फिर तुम क्लाइमेट में ट्रोपोस्फियर वाले पार्ट को, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर को पढ़ो, ठीक है, विंड्स के बारे में पढ़ो, साइक्लोन के क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं, इसको पढ़ो, ठीक है। वर्ल्ड क्लाइमेट के नाम पे आप थोड़ा सा मेडिटेरेनियन वगैरह जो टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसकी भी फ्री क्लासेस ली हुई है मैंने, इसको आप कवर करो। ये कुछ चीजें आप लोगों को जो है देखनी चाहिए। अब हालांकि शाम को 7 बजे वाली जो क्लासेस होती है फिजिकल ज्योग्राफी, उनमें मैंने काफी पढ़ाया हुआ है, बिगिनर टू अचीवर सीरीज है मेरी यहाँ पे, उसको देखो, उनमें से आप चीजों को सीख सकते हो। इंडियन ज्योग्राफी को मैंने जो यहाँ तक ऑब्जर्व किया है, इन्होंने बिहार सेंट्रिक चीजें काफी पूछी है, मतलब रिवर्स को बहुत डिटेल में पूछा है। रिवर का जो, ऐसी रिवर जो बिहार में है उनके ओरिजिन पे बहुत काम किया है इन्होंने, ओरिजिन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो बिहार की जो रिवर्स हैं उस पर थोड़ा सा ज्यादा काम करना है आपको स्पेशली। मिनरल्स के मामले में भी कुछ चीजें, वैसे बिहार में मान लो थोड़े मिनरल्स कम है एज कंपेयर टू बाकी स्टेट, तो कोई चीज न्यूज में है तो उस पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लो आप लोग। ऐसी कुछ चीजों पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड मैप में आप तो मेरे पूरे जो सेशंस हैं उनको एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि अब तक यदि एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली आपने देख ही लिया होगा, और जो नए बच्चे नहीं तो वो 30-35 क्लास जो फ्री वाली है उनको देख लो, आपका काम हो जाएगा। ये चीजें तुम करो। और जो बच्चे बिल्कुल अभी शुरुआत करने वाले, मैं तुमको जैसे बता रहा था, तो आपको
मतलब एजुकेटर्स ऐसे मतलब आपको पढ़ना चाहिए जो बिल्कुल उस स्तर से आपको पूरी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मतलब पूरा सिलेबस हो जाएगा आपका, है ना। अब आप यूपीएससी स्तर का पढ़ोगे तो आपको आपके स्टेट पीसीएस भी देने में दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि क्वेश्चन ही अब उस तरह के आ गए हैं, ठीक है। एमसीक्यूज आपको जब करने होंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, जो हम यही कराएंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। प्रॉपर डेडिकेटेड बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं, करंट अफेयर्स पूरे अवेलेबल हैं, ठीक है। टॉप एजुकेटर्स हैं, हर एक की लाइव क्लास देख सकते हो, हैंड आउट देख सकते हो, ट्रेंड्स क्या चल रहा है वो सब चीज़ एजुकेटर को पता, मतलब कहीं बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं ज़रा भी। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। 2026 मतलब मेरे पास जो इनका अटेम है 2026 का, 2 साल की प्रिपरेशन तो कम से कम अपन करेंगे, 17 से 18 महीने। आपको 2 साल की तैयारी करने का मौका मिल रहा है सिर्फ 32,999 में, जी सर। और 3 साल जो बच्चे कॉलेज में 42,999, और इतना बेस्ट कंटेंट है, मैं बता रहा हूँ, घर बैठ के पूरा पढ़ सकते हो। नीचे लिंक है, SGYT10 कोड यूज़ करो, और मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। जब भी सब्सक्रिप्शन लो इस कोड का आप इस्तेमाल, ठीक है। याद रहे 5 दिसंबर को ये ऑफर एंड हो रहा है। और जो बच्चे इस बार यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं वो आप इस 6 महीने वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हो 17,999 में। नए बैच 6 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे हैं, ये इसके बिल्कुल प्रॉपर फीचर्स देखेंगे, सारी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।